नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर। हमारा एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा था, उसके तहत क्लास 7th की एनसीईआरटी हम पढ़ रहे थे। इसमें एसएसटी का 2 चैप्टर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आज हम जो 3rd चैप्टर है, भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इस चैप्टर पर चर्चा करेंगे। चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। आप यदि स्कूली स्टूडेंट्स है तो उनके लिए भी, और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये जो चैप्टर है भारत की जलवायु, एक तो जलवायु बेसिकली जो है वो भौतिक भूगोल में भी, जो आपका क्लाइमेटोलॉजी आती है उसमें भी जलवायु के टॉपिक आते हैं, और ये भारत की जलवायु के बारे में बताएगा चैप्टर के अंदर। भारत की जलवायु किस प्रकार की है, कौन कौन से जो कारक हैं कहीं ना कहीं भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं, और साथ में भी इसकी चीज़ों पर ये भी साथ में भी इस चीज़ पर ये भी चर्चा करेंगे कि मौसम क्या होता है, जलवायु के अंदर मौसम का क्या प्रभाव होता है, जलवायु क्या होती है, ऋतु क्या होती है। तो बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, और हर एक बिंदु पर जो आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो कंटेंट है उसमें देखते हैं। पहली बात, आप सुनते हैं कि मौसम, आज हमारे यहाँ पर इस टाइप का मौसम है। तो मौसम मतलब क्या है कि दिन के अंदर, हर घंटे के अंदर जो वायुमंडलीय दशाएं हैं उसमें जो बदलाव आता है उसको कहीं ना कहीं हम प्राय मौसम के रूप में देख लेते हैं। पर सामान्य भाषा में बहुत से लोग क्या करते हैं, मौसम और जलवायु को एक मानते हैं, पर इनमें फ़र्क है। मौसम और जलवायु में काफ़ी डिफरेंस है। मौसम क्या होता है? मौसम वो प्रतिक्रिया है या वो घटना है जो दिन प्रतिदिन हर घंटे आप अनुभव करते हैं। जैसे दिन में समय तेज धूप होगी, या बारिश आ गई, या तेज हवा चल रही है, ये क्या हो रहा है? ये आपके मौसम में दिन के अंदर बदलाव हो गया है। ये बदलाव हुआ नहीं हुआ? शाम को आपको देखो मौसम ठंडा है, दिन में गर्मी पड़ रही है, सूर्य की धूप आ रही है, तो मौसम आपका गर्म हो जाएगा। तो ये आपकी प्रतिदिन या हर घंटे में इस प्रकार का आपका अनुभव होता है। वो कहीं ना कहीं आपकी कुल मिला के शॉर्ट टाइम की जो वायुमंडलीय दशा है उनको हम मौसम कहते हैं। ठीक है ना। दूसरी ओर जलवायु के बारे में बात करें तो जलवायु किसी क्षेत्र के अंदर आप देखोगे लंबे समय कई दशकों तक, कई वर्षों तक की जो वायुमंडलीय दशाएं हैं उनका जो योग होता है वो कहीं ना कहीं आपका क्या कहलाता है? आपका जलवायु कहता है। ठीक है ना। जैसे आप बोलोगे कि भारत की जलवायु इस टाइप की है, तो भारत की जलवायु मतलब पिछले कई सालों का जो हमारी वायुमंडलीय दशाएं हैं, तापमान, वर्षा, इन सभी वायुमंडलीय दशाओं का जो योग है उसको कहीं ना कहीं हम जलवायु के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ये चीज़ें आपको दोनों अच्छे से कंसेप्ट ध्यान होना चाहिए कि मौसम क्या है, जलवायु क्या है। ठीक है ना। ये चीज़ें हम थोड़ा और अच्छे से हम जो नोट्स बना रखे हैं उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। और जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसका यदि आपको बुक के फॉर्मेट में नोट्स चाहिए तो अपना सेल्फ स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन है, उसके ऊपर आप ये कंटेंट बुक करवा सकते हैं और मंगवा सकते हैं। चलो देखते हैं। तो पहला जो कंसेप्ट है वो देख रहे हैं, जो है मौसम और जलवायु पे हम चर्चा करेंगे। तो मौसम के अंदर देखेंगे कि बेसिकली मौसम है क्या, और मौसम पर हम इस प्रकार चर्चा करते हैं कि मौसम और जलवायु, बेसिकली वेदर एंड क्लाइमेट। सामान्य बोलचाल में मौसम और जलवायु का प्रयोग हम नॉर्मल में एक दूसरे के लिए करते हैं। नॉर्मल इसमें कोई जो गांव में या किसी सामान्य चीज़ में आप इस पर कोई भिन्न, आपको उसमें भिन्न लगता नहीं है, पर इसमें भौगोलिक दृष्टि से या ज्योग्राफिकल टर्म की दृष्टि से देखें तो इसमें काफ़ी अंतर पाया जाता है, मूलभूत अंतर पाया जाता है। उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला कंसेप्ट देखते हैं, मौसम या वेदर। ठीक है ना। मौसम या वेदर के बारे में देखते हैं। तो किसी स्थान विशेष, ये क्या बोला देखना, स्थान विशेष, ये ध्यान रखना है आपको। कोई प्लेस होगा, स्थान विशेष की अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म की जो वायुमंडलीय दशाएं हैं उनका योग को हम मौसम कहते हैं। मतलब लघुकालीन वायुमंडलीय दशाएं, लघुकालीन वायुमंडलीय दशाओं का योग, ये क्या कहलाता है? कहीं ना कहीं आपका मौसम कहलाता है। ठीक है ना। शॉर्ट टाइम की वायुमंडलीय दशाओं का जो योग है वो मौसम कहलाता है। इस मौसम में हमने क्या देखा है कि यह प्रतिदिन या प्रति घंटे
बदल सकता है। आपको समझाया ना मैंने कि आप देखोगे सुबह आपको क्या लग रहा होगा, हो सकता है कि आपको ठंडी का अनुभव हो, पर शाम होते होते या दोपहर होते हुए क्या होगा, सूर्य की किरणों के कारण या अन्य जलवायु मौसमी तत्वों के कारण आपके वहाँ पे जो है मौसम में क्या हो गया, बदलाव हो गया है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिन प्रतिदिन या घंटे प्रति घंटे में बदलती रहती है। और ये तत्व कौन से हैं, जो कौन से तत्व हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें इन मौसम में बदलाव होता है। तो ये तापमान के कारण हो सकता है, वर्षा हो गई, धूप हो गई, आर्द्रता, वायुदाब और पवन, इसके कारण कहीं ना कहीं हम देखते हैं मौसम में क्या होता है, बदलाव आता है, मौसम में चेंज आता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। उदाहरण के लिए मान के चलिए आज धूप खिली और कल वर्षा हो सकती है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें बोल रही है कि भाई आज तेज धूप है, तो ये फैक्टर कहीं ना कहीं कल वर्षा के जो वर्षा ला रहा है, वर्षा हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा कर सकता है। तो मतलब ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये कारक है कहीं ना कहीं एक दूसरे से अंतर संबंधित भी होते हैं। तेज धूप होगी तो हो सकता है उसके कारण कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो है हवाएं चल रही हो, या इस धूप के कारण हो सकता है कल मौसम इस टाइप का बन जाए कि बारिश आ जाए। तो ये सभी कारक है, तापमान, वर्षा, धूप, आर्द्रता, वायुदाब, पवन, ये संबंध सभी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से अंतर संबंधित है। ये चीजें भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं हमने मौसम के बारे में पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो आपको यदि एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है तो बस आप ध्यान रखना, वायुमंडल की लघुकालीन दशाओं के योग को, शॉर्ट टाइम के योग को, किसी स्थान विशेष की उसकी जो शॉर्ट टाइम की वायुमंडल दशाएं हैं उसके योग को हम कहीं ना कहीं मौसम कहते हैं। ये चीजें आपको बस इतना ही ध्यान रखना है मौसम के बारे में। अगला जो कंसेप्ट है वो हम देख रहे हैं जलवायु, क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? जिस प्रकार से हमने देखा किसी स्थान विशेष की जो शॉर्ट टर्म की वायुमंडलीय दशाएं हैं उनका योग जो हमने मौसम देखा है, उसी प्रकार से किसी क्षेत्र पर लंबे समय की वायुमंडलीय दशाएं, दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं का जो योग होता है, उनका औसत होता है, उसको कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, जलवायु के रूप में जानते हैं। देखते हैं किसी विशेष क्षेत्र या प्रदेश में लंबी या दीर्घकालीन तक पाई जाने वाली मौसमी दशाओं के कुल योग या कुल औसत को हम क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं जलवायु कहते हैं। मतलब उसका जो एवरेज है, लंबे समय तक किसी क्षेत्र के अंदर जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, मौसमी दशाएं हैं, उनका जो औसत आता है उसको कहीं ना कहीं आप क्या मानते हैं, जलवायु मानते हैं। मतलब मौसमी दशाओं का औसत अब कितना समय होगा, तो मान के चलिए कम से कम 30 से 35 वर्ष की जो मौसमी दशाएं हैं, जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, ये 30 वर्ष की मौसमी या वायुमंडलीय दशाएं हैं, उसका जो योग होता है वही कहीं ना कहीं आपको क्या कहलाएगा, जलवायु कहलाएगा। ऐसा नहीं है आप बोल दोगे कि साल भर की वायुमंडलीय दशाओं का योग मौसम आपका जलवायु हो जाए, ये नहीं होगा। कम से कम 30 या उससे अधिक जो समय है उसके जो आंकड़े हैं और उनका जो औसत होगा वो कहीं ना कहीं आपका जलवायु कहलाएगा। इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखते हैं प्रकृति यह लंबे समय तक स्थिर रहती है। मतलब क्या, ये जलवायु है, आप जब भी तो आप बोलते हो कि किसी क्षेत्र की आपने जलवायु निर्धारित कर ली, समझ ली, तो वो कहीं ना कहीं आप समझोगे कि उस क्षेत्र की जलवायु लंबे समय तक क्या रहती है, स्थिर रहती है। हालांकि जलवायु परिवर्तन के कारण इसमें बदलाव भी आ रहे हैं। मतलब आज के समय क्या हो रहा है, इस क्षेत्र में आप देखते हो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, बहुत सारे कारक है जिसके कारण जलवायु में बदलाव भी हो रहा है। ये पुराने समय की बात करें ना, तो उसमें क्या है कि मनुष्य ने इतना औद्योगिकरण नहीं किया था, पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाई थी, तो उस समय मौसम या जलवायु जो है इतना एकदम चेंज नहीं होता था, इतना बदलाव नहीं होता था जलवायु के अंदर, जलवायु में इतना बदलाव नहीं होता था। पर आज के समय क्या हो गया है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर आ गए हैं जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को प्रभावित करते हैं। पर आपको यही ध्यान रखना है कि जो दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं के जो औसत है उसको जलवायु कहते हैं। ये लमसम 30 से 35 वर्ष की जो दशाएं हैं उनका औसत होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब इस जो आपका एक फैक्ट देखा आगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। जो मानसून है, जो मानसून शब्द है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, तो मानसून होता क्या है। तो मानसून शब्द जो है इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति किसकी हुई है, अरबी भाषा के मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है, जो शाब्दिक अर्थ है ऋतु या सीजन। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है। और ये इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है ऋतु। क्या बोल रहा है, ये ऋतु का, इसका जो अर्थ के रूप में हम देखते हैं इसको ऋतु कहते हैं। ये एक
शब्द ऐतिहासिक रूप से अरब नाविकों के द्वारा हिंद महासागर में ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदलना वाली पवनों के लिए प्रयोग किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मतलब क्या होता था पुराने समय में, क्या होते थे, जो भी व्यापारी थे भारत, क्योंकि भारत के अंदर बाहर से जो व्यापारी आते थे वो मुख्यतः समुद्री मार्ग के द्वारा आते थे। ठीक है, समुद्री मार्ग से आते थे, तो कहीं ना कहीं समुद्री मार्ग से आते थे, तो जब हवाएं चलती थी उन हवाओं का सहारा लेके वो कहीं ना कहीं उनके नाविक दो थे अपने जहाज़ों को भारत में लेके आते थे, यहाँ से व्यापार करते थे, वापस जाते थे। तो मतलब उन हवाओं का जो सहारा लेके उनका उपयोग करके जो नाविक थे उन्होंने कहीं ना कहीं इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया और उन्होंने कहीं ना कहीं मौसम शब्द लिया और उन्होंने बोला ऋतु के अनुसार कि भाई इस ऋतु के अंदर समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चलती है और उस ऋतु के अंदर स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चलती है। तो मतलब कहीं ना कहीं ऋतु के अनुसार जो मौसम की दशाओं या मौसम की हवाओं में जो है परिवर्तन पाया जाता है, इसको कहीं ना कहीं इन्होंने ऋतु के रूप में भी समझाया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या बोल रहा है, देखो, एक तो आपको ध्यान रखना है कि मौसम जो शब्द है जो है अरबी भाषा से लिया गया है, इसका अर्थ है ऋतु। और इसमें क्या बोला है, ये शब्द ऐतिहासिक रूप से अरब नाविकों के द्वारा जो हिंद महासागर के अंदर, विशेष रूप से हिंद महासागर में ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा में बदलने वाली पवनों, रिवर्सल ऑफ विंड्स के लिए प्रयोग किया जाता था। तो कुल मिलाकर ऋतुओं के अनुसार जो मौसम की दशाओं में परिवर्तन आता था उसको कहीं ना कहीं आपको ऋतु के रूप में समझाया। अब बेसिकली आगे फैक्ट और है, हम देखते हैं कि ऋतु, जो हमारी ऋतु है, यहाँ पर ऋतुएं कैसे आती है, क्या कारण है कि ऋतुओं, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी बसंत, कभी शीत, कभी मानसून, ये ऋतुएं आती क्या है, ऋतुओं के पीछे फैक्ट क्या है। तो बेसिकली ऋतुएं बेसिकली मेन कारण होता है पृथ्वी जो है सूर्य का क्या करती है, परिभ्रमण करती है। जैसे मान के चलिए ये आपका ये सन है और ये आपका अर्थ है, तो ये पृथ्वी क्या कर देगी, सूर्य का परिभ्रमण करेगी। क्या करेगी, परिभ्रमण करेगी। तो इस परिभ्रमण के कारण कहीं ना कहीं ऋतुओं का निर्माण होता है। ये चीज ध्यान है। आपसे पूछ भी ले कि ऋतुओं का निर्माण कैसे होता है, तो ऋतुओं का निर्माण सामान्य रूप से पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर निकालती है, परिक्रमा करती है, इसके कारण कहीं ना कहीं ऋतुओं का निर्माण होता है। और प्रत्येक ऋतु जो है कुछ महीनों तक रहती है। जो भी ऋतु होती है वो कुछ महीने तक रहती है, फिर अगले साल वापस उसी समय उस ऋतु का पुनः निर्माण होता है, वापस वो ऋतु आती है। तो इस प्रकार से एक वर्ष के अंदर आप देखोगे बहुत सारी ऋतुएं आती है। अब बेसिकली जो ऋतुओं का कंसेप्ट है, यदि विश्व स्तर पर देखें तो इसको तो हम बेसिकली सामान्य तौर पर 4 ऋतुएं, ध्यान रखिए इसमें कंफ्यूजन होगा आगे, कहीं 4 पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी में, कहीं 5 पढ़ेंगे, कहीं 6 पढ़ेंगे। तो ब्रॉड लेवल पे देखेंगे तो मुख्यतः हम 4 ऋतु पढ़ते हैं, बसंत, ग्रीष्म, शरद और वर्षा। बसंत, ग्रीष्म, शरद, वर्षा, ठीक है, या शीत के दो, 4 मुख्यतः 5 ऋतुएं जो है हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत, ये ऋतुएं बेसिकली एक चक्र के रूप में चलती है। तो अभी जो ऋतु बता रहा हूँ मैं, ये ऋतुएं फिर समझा रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत दीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर कहीं 4 लिखी है, कहीं 5 लिखी है, कहीं 6 लिखी है। तो भारत के संदर्भ में इसकी स्थिति अलग होगी और विश्व स्तर के संदर्भ में इसकी स्थिति अलग होगी। इसको आपको मैं क्लियरफाई करूंगा। तो ये क्या है, एक चक्र के रूप में चलती है। और मौसम जो है ऋतु के अनुसार क्या है, परिवर्तित होता है। गर्मी के अंदर गर्म ऋतु होगी तो उसमें मौसम अलग होगा, शीत ऋतु के अंदर मौसम अलग होगा, बसंत के अलग होगा। तो मौसम जो है ऋतुओं के अनुसार क्या होता है, परिवर्तित होता है। जो गर्मी में शुष्क और गर्म मानसून, तो कभी आर्द्र रहेगा, आर्द्र के समय जो बारिश होगी उस समय मौसम कैसा है, आर्द्र रहेगा। गर्मी के समय मौसम क्या रहेगा, गर्म रहेगा, ठीक है ना। सर्दी के समय मौसम आपका रहेगा ठंडा रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है किस क्षेत्र में ऋतुओं का क्या है, प्रभाव रहता है। और ऋतुओं का जो है प्रभाव कहीं ना कहीं जलवायु से गहरा संबंध रहता है। ऋतु और जलवायु में क्या पाया जाता है, गहरा संबंध पाया जाता है। अब देखें विश्व स्तर पर, ब्रॉड लेवल पर देखें तो कहीं ना कहीं जो ऋतुएं हैं, विश्व स्तर पर ऋतुओं की चर्चा करें तो ऋतुएं मुख्यतः मैं बता रहा हूँ फिर आपको, इसको ध्यान रखना। विश्व स्तर पर मुख्यतः 4 ऋतुएं हैं, बसंत, ग्रीष्म, शरद, शीत, ठीक है ना। बसंत, ग्रीष्म, शरद, शीत, ये जो ऋतु हैं ये विश्व स्तर पर है। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पर भारत के अंदर देखते हैं, भारत में क्या होता है, एक और ऋतु की और चर्चा कर लेते हैं। जब बारिश आती है उसको भी हम कहीं ना कहीं ऋतु के अंदर मानते हैं। दक्षिण पश्चिम में जब मानसून आता है ना, उसको भी हम ऋतु के रूप में स्वीकार करते हैं। कौन सा ऋतु कहते हैं, वर्षा ऋतु कहते हैं। उसको हम वर्षा ऋतु के रूप में या मानसून के रूप में जानते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि किस शब्द का किसके संदर्भ में प्रयोग करना है ये विशेष रूप से आपको ध्यान होना चाहिए।
यदि आपको विश्व स्तर पे पूछ लेंगे तो 4 ऋतु हैं, भारत के संदर्भ में पूछेंगे तो 5 ऋतु, और आगे और पढ़ेंगे कि यदि सांस्कृतिक और आप धार्मिक क्षेत्रों में क्षेत्र के संदर्भ में देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऋतु में भारत में एक और ऋतु बढ़ जाएगी। तो ये चीजें आपको थोड़ा विशेष रूप से थोड़ा ध्यान रखना है। देखते हैं कंसेप्ट आगे। भारत में ऋतु चक्र, साइकिल ऑफ द सीजन्स इन इंडिया। पृथ्वी जो परिक्रमण करती है इसके कारण ऋतु का निर्माण होता है। ये फैक्ट मैंने लिखा भी है आपके लिए। पृथ्वी की परिक्रमा गति के कारण ही ऋतुओं का निर्माण होता है। आपसे पूछ रहे एग्जाम में ऋतुएं क्यों आती है, तो साधारण शब्दों में पृथ्वी की परिक्रमा के कारण, परिक्रमा कैसे करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, इसके कारण ऋतुओं का निर्माण होता है। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये इसकी परिभाषा होगी। अब देखते हैं मुख्य ऋतुएं, मेन सीजन्स। विश्व स्तर पर क्या बोला, देखिए विश्व स्तर पर मुख्यतः 4 ऋतुएं मानी जाती है। ब्रॉड लेवल पे हम देख लें तो जो है 4 ऋतुओं का उल्लेख हम करते हैं, ठीक है ना, कितने 4 ऋतुओं का। परंतु भारत में मानसून वर्षा की विशेषता के कारण एक 5वीं जो है वर्षा ऋतु भी जोड़ी जाती है। ध्यान रखिएगा, ये हम किस संदर्भ में कह रहे हैं कि भारत में क्या होती है, मानसून में क्या होती है, वर्षा होती है। तो ये भी क्या है, भारत में एक ऋतु के रूप में हमारे सामने है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखते हैं कौन कौन सी ऋतुएं हैं, इस पर चर्चा करते हैं। भारत के अंदर एक होती है बसंत, जिसको स्प्रिंग कहते हैं, गर्मी समर, वर्षा इसको हम मानसून भी कहते हैं। भारत की विशेषता, ये बेसिकली हम भारत के संदर्भ में विशेष रूप से इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको विशेष रूप से किसमें पढ़ते हैं, भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं। शरद और शीत, ये जो ऋतुएं हैं मुख्यतः आपको 5 ऋतुएं भारत के संदर्भ में ध्यान रखनी है। एक तो है बसंत, स्प्रिंग, ग्रीष्म समर, वर्षा मानसून, शरद ऑटम, शीत विंटर। अब कुछ ऊपर इफेक्ट दे रखा है, इस फैक्ट को भी देखते हैं थोड़ा, उसके हेल्प से आप और एक क्लियर करने पड़ेंगे। मैंने बताया ना कि भारत में कहीं कहीं पर आपको जो सांस्कृतिक और त्योहारों के आधार पर ऋतुओं में और थोड़ी सी एक वृद्धि और हो जाती है, उसके हिसाब से हम उसको 6 ऋतुओं में भी देख सकते हैं। ये विशेष रूप से इसका कारक क्या है, इसका कारण है सांस्कृतिक और त्योहारों के से जोड़ने के कारण। हम भारत के अंदर अधिकांश जो त्योहार है, वो संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं हमारी ऋतुओं से जुड़ी हुई है। इस आधार पर हम ये देखें तो देखते हैं ऊपर एक और फैक्ट दे रखा है, पहले उसको देखते हैं। पारंपरिक रूप से भारत के अनेक भागों में संपूर्ण वर्ष को 6 प्रमुख ऋतुओं में, ये संपूर्ण भारत की बात किस संदर्भ में कह रहा है, देखिए आगे पढ़ते हैं। आप यदि आप चीज क्लियर करेंगे ना दिमाग के अंदर, तो आपको ये समझ में कंफ्यूजन नहीं होंगे कि 5 ऋतु क्यों कह रहे हैं, 4 क्यों कह रहे हैं, 6 क्यों कह रहे हैं। ये सिर्फ एनसीईआरटी कंसेप्ट को मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये विभाजित की गई है। उसके पीछे कारण क्या है, विशिष्ट त्योहार और रीति रिवाज इन 6 ऋतुओं से संबंधित है। बसंत पंचमी और शरद पूर्णिमा, ये आपने त्योहार सुने भी होंगे। तो ये मेन फैक्टर क्या बोला है इन्होंने, विशिष्ट त्योहार और रीति रिवाज, विशिष्ट त्योहार और रीति रिवाज के कारण कहीं ना कहीं इनको हम 6 ऋतुओं में अलग अलग पढ़ते हैं। और विशेष रूप से आपको बसंत ऋतु का आपको पढ़ा, और आपका है शरद, बसंत पंचमी जो है और शरद पूर्णिमा, ये भी कहीं ना कहीं हमारे त्योहार है। तो ये चीजें मेन इसके पीछे इसका कारक मेन यही है। देखते हैं पारंपरिक भारतीय ऋतुएं। अब ट्रेडिशनल जो सीजन्स है भारत के, उसके बारे में देखते हैं। भारतीय परंपरा में वर्ष को 6 ऋतुओं में विभाजित किया गया है, जो हमारी सांस्कृतिक और संस्कृति और त्योहारों से जुड़ी हुई, जो हमारी संस्कृति और त्योहारों से जुड़ी हुई है। इस पर चर्चा करते हैं। देखो बसंत जो है बेसिकली जो आपका त्योहार आता है, बसंत पंचमी, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा, शरद के बेसिकली शरद पूर्णिमा, हेमंत और शिशिर, ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति और त्योहारों से संबंधित जो है ऋतुओं का उल्लेख हमने किया है। अब कुछ ऐसा फैक्ट, आगे एक और फैक्ट देख रहे हैं, उस फैक्ट पर थोड़ा चर्चा करते हैं और उसके बाद में आगे टॉपिक और देखेंगे। एक फैक्ट दे रखा है, जो आगे पढ़े उससे संबंधित फैक्ट दे रखा है। एक स्थान दे रखा है आपको ऊटी, और एक देखा कोयम्बटूर। ये लमसम समान अक्षांशों पे स्थित है, एक ही अक्षांश पे स्थित है, पर जो आपका ऊटी है वो कहीं ना कहीं धरातल से, या उसका जो हाइट है वो पहाड़ी क्षेत्र है, वो यहाँ स्थित है पहाड़ी पर। और वही जो आपका कोयम्बटूर है, ये कहीं मैदानी या प्लेन एरिया पर स्थित है। इस कारण कहीं ना कहीं जो आपका पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित एरिया है उसका टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री है, और कोयम्बटूर का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपका 25 से 28 डिग्री सेल्सियस है। इन दोनों में ताप का अंतर क्यों है,
इससे संबंधित जो कंसेप्ट है इसको हम और आप जो है आगे की क्लासेस में और आगे पढ़ेंगे। पर एक मेन फैक्टर यही है कि जैसे ऊंचाई से आप जैसे ऊंचाई में बढ़ती है उसमें तापमान कम होता है। इसके पीछे एक मेन फैक्टर ये है, आपको ध्यान रखना है। ये आपको एक एनसीईआरटी का कंसेप्ट था, वो मैंने कहीं ना कहीं इसमें शामिल किया है। दूसरा इफेक्ट दे रखा है स्थलाकृति, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी के बाद देखते हैं कि क्षेत्र के धरातल पर अभिलक्षणों की समग्रता, जिसमें पहाड़, घाटियां, पहाड़ियां, ढलान, तट आदि सम्मिलित होते हैं। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको पहाड़ भी मिलेंगे, पर्वत मिलेगी, घाटियां मिलेगी, तट ढाल मिलेगा। ये सब क्या, ये आपकी टोपोग्राफी है। ये भी क्या इतला करती है। तो ये चीजें फैक्ट थोड़ा सा एनसीईआरटी में दे रखा था, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो एक बार जो पढ़ा उसको क्विक रिवीजन करते हैं, उससे आगे फिर कंटेंट पढ़ते हैं। हमने एक पढ़ा कि मौसम क्या होता है। मौसम मतलब हम दिन प्रतिदिन में अनुभव करते हैं, और वो लघुकालिक वायुमंडल दशाएं जैसे तेज हवा हो गई, वर्षा हो गई, गर्मी हो गई, सूखा आदि, ये क्या है आपकी मौसम हो गया। उसी प्रकार से देखते हैं जो ऋतु है वो प्रतिवर्ष आती है, और प्रत्येक ऋतु में किसी मौसम का जो है हम अनुभव करते हैं। और ये जो ऋतु हैं ये बेसिकली कहीं ना कहीं पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर निकालती है, उसके कारण ऋतुओं का निर्माण होता है। उसी प्रकार जलवायु के बारे में देखा था हमने। जलवायु किसी क्षेत्र में क्या है, दीर्घकालीन वायुमंडल दशाएं हैं, और विश्व में विविध प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और भारत के संदर्भ में देखेंगे तो उसके संदर्भ में हम भारत की जलवायु है उसकी हम चर्चा अब करेंगे कि भारत में किस प्रकार की जलवायु जो है पाई जाती है, और कौन कौन से क्षेत्रों में किस प्रकार की जलवायु। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। भारत के जलवायु प्रदेश, क्लाइमेट रीजन ऑफ द इंडिया, भारत के कौन कौन से जलवायु प्रदेश और कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये विशेष रूप से ध्यान देना है। क्योंकि भारत एक इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी। इस पे आपको विशेष रूप से फोकस भी करना है और ध्यान भी रखना है, और इसके पीछे कारण भी जानना है कि भाई इतना बड़ा भूभाग है और इतने बड़े यहाँ पर आपको टोपोग्राफी स्थलाकृति मिलेंगे, तो यहाँ पर जलवायु में आपको भिन्नता तो मिलेगी ही। तो हम देखते हैं कि भारत की विशाल और भौगोलिक विविधता के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो आपको मेन यही धारणा है। एक तो क्या है, भारत क्या है, विशाल क्षेत्रफल धारण करता है, और यहाँ पर भौगोलिक विविधता है। भौगोलिक विविधता मतलब क्या हो जाएगी, यहाँ पठार भी है, पहाड़ भी है, मैदान भी है, मरुस्थल भी है, तटवर्ती क्षेत्र भी है, द्वीप समूह भी है, पठार भी है। तो ये सब क्या है, ये भौगोलिक विविधता है। ये सभी भौगोलिक विविधता है। और विशाल क्या है, भारत बहुत बड़े क्षेत्रफल को धारण करता है, तो ये इसकी आपकी क्या है, विशालता है। तो पहला कंसेप्ट देखते हैं, जो सबसे पहला है हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय का लोकेशन क्या है, आप देखोगे भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको कहीं ना कहीं उसको कहीं हिमालय कहते हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। उसकी जलवायु कैसी है, उत्तर में जो हिमालय पर्वत है वहां बेसिकली आप देखोगे अल्पाइन जलवायु मिलती है, जहां पर क्या होती है, अल्पाइन जलवायु मिलती है। और ये शीतकाल में यहाँ पर अत्यधिक ठंड और बर्फ होती है। इस क्षेत्र के अंदर, हिमालय के अंदर जहाँ अल्पाइन जलवायु मिलती है, वहाँ क्या होती है, सर्दी के अंदर बहुत अधिक ठंड पड़ती है और बर्फ गिरती है। ठीक है। और गर्मी में जो है नॉर्मल से सर्दी गर्मी पड़ती है, इसमें यहाँ पे गर्मी भी अधिक नहीं पड़ती है। तो इस टाइप की जलवायु को हम कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, अल्पाइन जलवायु कहते हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर क्या है कि बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, बर्फ पड़ती है, और गर्मी के समय नॉर्मल सी गर्मी होती है, उसको आप वहां पर आपको अल्पाइन टाइप की जलवायु पाई जाती है। और ये अल्पाइन जो शब्द है ना, ये अल्पाइन शब्द कहीं ना कहीं यूरोप के अंदर एक पर्वत है आल्प्स। उस पर्वत के नाम पर कहीं ना कहीं इस जलवायु का नामकरण किया गया है। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यूरोप के अंदर क्या है, एक पर्वत है आल्प्स पर्वत, उस पर्वत के नाम पर कहीं ना कहीं हम इस जलवायु को अल्पाइन जलवायु कहते हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चर्चा करते हैं नोट्स के ऊपर। देखिए, हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में है। यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, जलवायु का प्रकार है अल्पाइन जलवायु। यहाँ पर क्या होगी, शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी होगी, बर्फीली होगी, और ग्रीष्म ऋतु शीतल होगी। मतलब यहाँ पर गर्मी जो है इतनी अधिक गर्मी नहीं पड़ती, नॉर्मल गर्मी का मौसम रहता है। अगला जो आपका भौगोलिक क्षेत्र है वो है आपका पहाड़ी क्षेत्र। जो जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है विशेष रूप से आपके वहां पर आप देखते हो, पहाड़ी क्षेत्र पे आप गर्मियों में जाते हो, सर्दियों में जाते हो, बताओ, कमेंट करके बताओ। आप बेसिकली जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है वहां आप गर्मियों में घूमने जाते हो। तो हिमालय की जो निचली क्षेत्र है और भारत के अन्य पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर जलवायु प्रकार जो है सामान्य से जलवायु जो है समशीतोष्ण या टेम्परेट टाइप की जलवायु पाई जाती है। जो भी आपके कौन से एरिया है, जो भी आपके हिली एरियाज हैं, पहाड़ी क्षेत्र जो भी है, वहां पर आपको समशीतोष्ण या
टेम्परेट टाइप की जलवायु देखने को मिलती है। मतलब क्या होगा, सर्दियाँ जो है, सर्दियाँ इतनी सर्दी नहीं पड़ेगी जितनी आपकी हिमालय में पड़ती है। सर्दी पड़ेगी, सर्दी कम ठंडी होगी, और गर्मियाँ बहुत ही अधिक गर्म नहीं होती है। गर्मियों में भी बहुत एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। इसीलिए आप देखते हो कि गर्मी के समय लोग जो है कहाँ जाते हैं, हिली एरिया में घूमने जाते हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर गर्मी में सामान्य रहता है। ठीक है ना, इसलिए हिली एरिया, जैसे हिली एरिया देख लोगे आप कि नैनीताल हो गया, माउंट आबू हो गया, अब दार्जिलिंग हो गया, सिक्किम हो गया, ये जो स्थल है जो कहीं ना कहीं हिली एरिया में है, जहाँ लोग गर्मियों में घूमने जाते हैं। ठीक है ना, ये पर्यटन स्थल के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो मैदानी क्षेत्र है या मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ से लोग गर्मियों में इन क्षेत्रों पर क्या करते हैं, गर्मी के मौसम में भ्रमण करने जाते हैं। तो ये आपको विशेष रूप से बस टेम्परेचर ध्यान रखना है। और यहाँ पर जलवायु कैसे पाई जाती है, तो यहाँ पर आपको समशीतोष्ण या टेम्परेट टाइप की जलवायु मिलेगी। कहाँ पर, पहाड़ी क्षेत्रों में। तो देखते हैं, सर्दियाँ कम ठंडी होती है और गर्मी सुखद होती है। उदाहरण के लिए शिमला और नैनीताल। कभी आप देखिए, जाइए इन क्षेत्रों के अंदर गर्मी के अंदर, तो आपको यहाँ पर खूब सारे टूरिस्ट मिलेंगे देखने को, क्योंकि वो गर्मी में के अंदर यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है कम होता है, इसलिए इस मौसम का आनंद लेने के लिए इस क्षेत्र में जाते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड, हमने पढ़ लिया। पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पर समशीतोष्ण या टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। अब थर्ड पढ़ते हैं उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान की चर्चा करते हैं। जो मैदानी भाग है वो आपका बेसिकली आप देखोगे जहाँ पर सब ट्रॉपिकल, यहाँ पर कैसा पाया जाएगा, आपका सब ट्रॉपिकल कहते हैं। यहाँ पर जो है उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। उपोष्ण कटिबंधीय मतलब यहाँ पर क्या है, जहाँ ग्रीष्म काल अत्यधिक गर्म रहेगा और शीत भी ऋतु भी ठंडी रहेगी। ठीक है ना, गर्मी तो क्या आएगी, बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी, और शीत में भी क्या है, यहाँ अच्छी सर्दी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सर्दी नहीं पड़ेगी, सर्दी भी अच्छी पड़ेगी। तो इस टाइप का जो क्षेत्र है वो आपका उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु सब ट्रॉपिकल जो है क्लाइमेट कहलाता है। तो इसमें विशेष रूप से हम फोकस करेंगे, तो ये ध्यान रखना, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो अब मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर सर्दी के समय विशेष रूप से आपकी गेहूं की खेती की जाती है, और गेहूं की खेती के लिए ये उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट है, ये एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र माना जाता है इस खेती के लिए। किस खेती के लिए, आपका गेहूं की खेती के लिए। ठीक है ना, देखते हैं यहाँ पर उपोष्ण मैदान के अंदर उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु, स्पेशल रूप से यहाँ पे गर्मियाँ बहुत गर्म होती है, सर्दियाँ भी बहुत ठंडी होती है, और गेहूं उत्पादन का ये मुख्य क्षेत्र है। ये आपको विशेष रूप से एक फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। अगला जो चौथा जलवायु भौगोलिक क्षेत्र है आपका, वो है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल जो भारत के विशेष रूप से पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, जिसमें आपका राजस्थान, गुजरात, पंजाब, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है थार का मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है ना, इस क्षेत्र में आपका थार का मरुस्थल है, और यहाँ देखोगे आपको दिन में बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी। ठीक है ना, थार के मरुस्थल में क्या है, क्योंकि शुष्क जलवायु है, यहाँ की जलवायु शुष्क है तो गर्मी पड़ेगी। पर यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है वर्षा तो कम होती है, पर यहाँ पर तापांतर बहुत अधिक पाया जाता है। तापांतर अधिक मतलब गर्मी में अधिक गर्मी, दिन के समय अधिक गर्मी, और रात के मौसम में मौसम सुहाना हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसके पीछे फैक्टर ये है कि जो वहाँ पे बालू है, मिट्टी है, मिट्टी की विशेषता होती है, वो तुरंत गर्म हो जाती है और तुरंत ठंडी हो जाती है। तो दिन के समय धूप के कारण वहाँ का मौसम जो है, कहीं ना कहीं मृदा के कारण, मृदा जब गर्म हो जाती है, मिट्टी गर्म हो जाती है, तो मौसम एकदम गर्मीला हो जाता है। और शाम को तुरंत जैसे ही धूप ढलती है, तो मृदा क्या होती है, मिट्टी होती है जो ऊष्मा को रिलीज कर देती है, और मौसम एकदम सुहाना हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो थार के मरुस्थल या मरुस्थलीय क्षेत्र की ये एक अधिक विशेषता पाई जाती है। तो देखते हैं, दिन अधिक गर्म, रातें ठंडी, और वर्षा न होने के कारण यहाँ पर जो है शुष्क रहता है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कभी पूछ लिया एग्जाम में कि कौन से क्षेत्र के अंदर दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है, तो आपका जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। अगला देखते हैं, अगला फैक्ट में इंपॉर्टेंट जो है वो है, अगला भौगोलिक क्षेत्र है वो है पश्चिमी घाट। जो आपका पश्चिमी घाट है उसके संदर्भ में देखते हैं, क्योंकि आप देखते हो जो पश्चिमी घाट है वहाँ वहाँ कहीं ना कहीं जो आपका समुद्र की ओर से जो हवाएं आती है, मानसूनी हवाएं आती है, वो कहीं ना कहीं भारी वर्षा करती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको जो जलवायु मिलेगा, ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु मिलेगा। पश्चिमी तट में क्या होता है, समुद्र से आने वाली मानसूनी हवाओं से भारी बारिश होती है, और यहाँ पर आपको आर्द्र जलवायु मिलेगी। और यहाँ विशेष रूप से आप देखोगे चावल हो गया, मसाले हो गए, इनकी खेती की जाती है। इस पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है।
तो देखते हैं पश्चिमी तट, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल टाइप का उष्णकटिबंधीय जो है ट्रॉपिकल वेट जलवायु मिलेगी, और यहाँ पर भारी मानसून वर्षा होती है। चावल और मसालों के लिए क्षेत्र क्या है, उपयुक्त है। अगला जो भौगोलिक क्षेत्र है वो देखते हैं दक्कन का पठार। यह जो है दक्कन का पठार, यह अर्धशुष्क है, जिसमें ग्रीष्मकाल गर्म होता है और सर्दियां जो है हल्की ठंड होती है, और वर्षा भी यहाँ पर सामान्य होती है। मतलब गर्मी में से गर्मी पड़ती है, ठंडी यहाँ कम पड़ती है, और बारिश भी सामान्य होती है। ये कहीं ना कहीं दक्कन के पठार की जो है जलवायु है, यहाँ उस जो है अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिलेगी। इस पे आपको विशेष फोकस करना है। जैसे जैसे आप भारत के बीच के जो पठारी भाग है, वहां पर इतना ज्यादा जो है जलवायु में भिन्नता नहीं पाई जाती है, ये अर्धशुष्क प्रकार की आपकी मिलती है। इसी प्रकार से आगे का फैक्टर देखते हैं कि अगला है आपका भौगोलिक क्षेत्र 7वां, यह है द्वीप समूह। भारत के जो द्वीप समूह हैं, विशेष रूप से आपके भारत के पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में द्वीप समूह पाए जाते हैं। देखा होगा आपने पश्चिमी साइड में जो अरब सागर है, वहाँ आपको लक्षद्वीप मिलेगा, और पूर्व साइड में आप देखोगे आपका अंडमान निकोबार है, वो बंगाल की खाड़ी है, उसमें अंडमान निकोबार मिलेगा। तो ये आप पे देखोगे, और यहाँ पर जो विशेष रूप से यहाँ पे हल्की सर्दी पड़ती है, और मानसूनी हवाओं द्वारा ये जो यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं बारिश भी होती है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इस क्षेत्र में आप यदि विशेष रूप से देखें तो यहाँ पर इस क्षेत्र में आपको भूमध्य रेखीय जो है भूमध्य रेखीय टाइप की जलवायु मिलेगी। कैसे, इक्वेटोरियल टाइप की जलवायु मिलेगी। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि द्वीप समूह के अंदर जो आपको भूमध्य रेखीय टाइप की जलवायु मिलेगी। वर्ष भर क्या होगा, गर्म और आर्द्र रहेगा, और विशेष रूप से अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये चीजें कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है। भूमध्य रेखा के बारे में जो है जलवायु कहाँ मिलेगी, आपकी द्वीप समूह मिलेगी। द्वीप जो है भारत के अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और दे रखे हैं, इस पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। एक दे रखा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है, इसकी जो है क्षेत्र है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अभी कभी पूछ लिया एग्जाम में कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे एक ग्लोब देखते हो, ये ग्लोब मान के चलिए, ये ग्लोब है। तो ये जो क्षेत्र है ये तो आपका 0 डिग्री, ये क्या है 0 डिग्री, इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। अब इससे 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ। इसी प्रकार दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगी मकर रेखा, 23.5 डिग्री साउथ। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये कहीं ना कहीं आपका उष्णकटिबंधीय कहलाता है। ठीक है ना, ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल एरिया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसको आपको ध्यान रखना है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र है, ये आपका उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल क्षेत्र कहलाता है। इसी प्रकार से उपोष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिक्स, ये कहीं ना कहीं उष्णकटिबंध से ध्रुवों की ओर निकले क्षेत्र है। मतलब कहीं ना कहीं ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इससे आप ध्रुवों की ओर जाओगे तो ये आप